नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी क्लास है दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को शुरू करने से पहले हमारा कल का टॉपिक रह गया था, यानी गंगा नदी का थोड़ा सा टॉपिक रह गया था, पहले उसको कवर कर लेते हैं। उसके बाद हमारा आज का टॉपिक शुरू होता है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो सुंदरबन का डेल्टा, दोस्तों सुंदरबन का डेल्टा इसका निर्माण गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा किया जाता है। और सुंदरबन का डेल्टा दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यहाँ पर मैनग्रोव वन पाए जाते हैं। याद रखें दोस्तों सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा किया जाता है। यानी जब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी अपने साथ अपसार यानी सेडिमेंट्स को लाकर बंगाल की खाड़ी में जब गिरा देती हैं तो वहाँ पर वो एकत्र हो जाता है बंगाल की खाड़ी में। तो उसी के द्वारा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा और यहाँ पर मैनग्रोव वन पाए जाते हैं। याद रखें दोस्तों मैनग्रोव वन पाए जाते हैं कहाँ पर? सुंदरबन डेल्टा पर। गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र द्वारा दोस्तों मेघना कहा जाता है। यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा को दोस्तों मेघना कहा जाता है। याद रखें दोस्तों जब गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा यानी एक जगह पर धारा दोनों की जब आपस में मिलती है तो उस धारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। याद रखें दोस्तों मेघना कहा जाता है गंगा व ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को। भूपेन हजारिका सेतु, दोस्तों भूपेन हजारिका सेतु जिसका नाम है धौला सदिया सेतु, यह ब्रह्मपुत्र की सहायक लोहित नदी पर बना है, जिसकी लंबाई है दोस्तों 9.15 किलोमीटर लंबा है। यह ढोला अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है और सदिया असम में पड़ता है। यानी ढोला से सदिया तक जाता है कौन सा दोस्तों? भूपेन हजारिका सेतु। यह अरुणाचल प्रदेश व असम को जोड़ने का काम करता है भूपेन हजारिका सेतु, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर लंबा है और यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित नदी पर बना है। याद रखें दोस्तों आप हमारा टॉपिक शुरू होता है दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियाँ, यानी प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का आज का टॉपिक शुरू होता है। यह वर्ष भर प्रवाहित नहीं होती दोस्तों। प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्ष भर यानी साल भर नहीं बहती हैं। यह वर्षा पर निर्भर होती है, यानी जब वर्षा होनी स्टार्ट होती है तो उसके बाद यह बहनी स्टार्ट हो जाती है। और जब वर्षा के द्वारा इनको पानी प्राप्ति यानी इनको पानी नहीं मिलता है तो उसके द्वारा ये सूख जाती है, यानी साल भर नहीं बहती हैं। इसी कारण क्योंकि ये वर्षा पर निर्भर होती हैं और वर्षा साल भर नहीं होती, इसी कारण ये नदियाँ साल भर नहीं बहती हैं। दक्षिण भारत की अधिकांश नदियाँ पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। दोस्तों दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं अधिकांश नदियाँ पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। याद रखें दोस्तों दक्षिण भारत की अधिकांश नदियाँ पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। कारण क्या है दोस्तों? प्रायद्वीपीय पठार का ढलान पूर्व दिशा की ओर है। याद रखेंगे दोस्तों यानी दक्षिण भारत की जो अधिकांश नदियां हैं वो पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। पूर्व की ओर प्रवाहित होने का कारण क्या है? क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार का ढलान पूर्व दिशा की ओर है, इसीलिए अधिकांश नदियां पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं प्रायद्वीपीय पठार की यानी दक्षिण भारत की नदियाँ। अब देखते हैं दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियों को दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। तो ये दो भाग कौन कौन से हैं? एक है दोस्तों पूर्व दिशा में प्रवाहित नदियां और एक है पश्चिम दिशा में प्रवाहित नदियां। यानी एक दोस्तों वह नदियां हैं जो पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं और एक है जो पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हैं। तो सबसे पहले पूर्व दिशा वाली देख लेते हैं। उदाहरण दोस्तों महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो ये नदियाँ दोस्तों पूर्व दिशा की ओर बहती हैं, यानी पूर्व दिशा की ओर बहती हैं और अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं, यानी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी डेल्टा का निर्माण करती है दोस्तों। साथ ही ये चारों नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं और यहाँ पर मिट्टी उपजाऊ होती है। यानी डेल्टा का निर्माण कैसे होता है दोस्तों? डेल्टा का तो आपको पता ही, यानी जो नदियाँ अपने साथ पत्थर, कंकड़ या जो भी अपने साथ अपसाद यानी सेडिमेंट लाकर बहाकर लाती हैं उसको एकत्र कर देती है। इसीलिए उसमें जो मिट्टी होती है वो बहुत ही उपजाऊ होती है, क्योंकि
कूड़ा करकट वगैरह के कारण जो है उसकी उर्वरता जो है अधिक उपजाऊ जो है होती है। इसीलिए डेल्टा का निर्माण ये 4 नदियाँ करती है और डेल्टा की मिट्टी जो है उपजाऊ होती है। अब आते हैं दोस्तों पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली नदियाँ। अब पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली नदियों के उदाहरण हैं दोस्तों माही, नर्मदा, ताप्ती। तो ये 3 उदाहरण किसके हैं दोस्तों? पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली नदियों के ये 3 उदाहरण माही, नर्मदा और ताप्ती। यह जो है दोस्तों अरब सागर में जो है जल गिराती हैं, ज्वार नद निर्माण करती हैं, यानी एस्चुरी का जो है निर्माण करती हैं और मिट्टी जो है उपजाऊ नहीं होती है। क्योंकि ये तीनों नदियाँ दोस्तों एस्चुरी यानी ज्वार नदमुख का जो है निर्माण करती हैं और मिट्टी उपजाऊ नहीं होती। क्योंकि दोस्तों जब डेल्टा का ही निर्माण नहीं करती तो इनकी मिट्टी, जब यहाँ पर मिट्टी इकट्ठी नहीं होगी तो उपजाऊ कहाँ से होगी, इसीलिए जो है इनकी मिट्टी जो है उपजाऊ नहीं होती है। और ये तीनों नदियाँ जो हैं ज्वार नदों की यानी एस्चुरी का जो है निर्माण करती हैं, यानी ये बहुत तेज गति से बहती हुई आती हैं और सीधी जो है अरब सागर में जो है अपना जल गिरा देती है। इसी कारण जो है ये डेल्टा का निर्माण जो है नहीं करती हैं। अब देखते हैं दोस्तों पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। पूर्व दिशा में बहने वाली नदियाँ, तो पहली है दोस्तों दामोदर। दामोदर नदी का उद्गम जो है पलामू जिला छोटा नागपुर के पठार से होता है, जो कि झारखंड में। याद रखें दोस्तों पलामू जिला छोटा नागपुर के पठार से जो है, यानी पलामू जिला में छोटा नागपुर का पठार, वहाँ से जो है दामोदर नदी का जो है उद्गम होता है, जो कि झारखंड में। बंगाल का शोक भी कहा जाता है दोस्तों, दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि दामोदर नदी जब अपने साथ भयंकर बाढ़ लेकर आती है तो उसी के कारण जो है झारखंड में बहुत ज़्यादा नुकसान वगैरह जो है होता है, इसीलिए जो इसका बंगाल का शोक जो है कहा जाता है। हुगली की सहायक नदी दोस्तों, हुगली की जो है सहायक नदी है दामोदर नदी। सहायक नदी है दोस्तों दामोदर की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? बोकारो, कोनार और बराकर नदी। ये तीनों नदियाँ जो हैं किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये दामोदर की जो है सहायक नदियाँ हैं। बोकारो इसके तट पर बसा है। याद रखें दोस्तों बोकारो शहर जो है दामोदर नदी के तट पर जो है बसा है। याद रखें, यानी बोकारो शहर किस नदी के तट पर बसा है? तो दामोदर नदी के तट पर जो है बसा है बोकारो शहर। अब देखते हैं दोस्तों स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी दोस्तों इसका उद्गम जो है छोटा नागपुर के पठार से होता है, जमशेदपुर जो कि झारखंड में इसी के तट पर पड़ता है। याद रखें दोस्तों झारखंड का जमशेदपुर शहर जो है स्वर्णरेखा नदी के तट पर है और इस नदी के रेत से जो है सोना निकाला जाता है। याद रखें दोस्तों, यानी स्वर्णरेखा नदी के रेत में जो है सोने के कण यानी सोने का पार्टिकल्स जो है पाए जाते हैं। अत्यधिक प्रदूषित नदी है जैव मरुस्थल। इसको जैव मरुस्थल जो है कहा जाता है क्योंकि इसमें जीव जंतु यानी कीड़े मकोड़े वगैरह, मछलियाँ, केंचुए, केकचे वगैरह जो है इस नदी में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि यह अत्यधिक प्रदूषित होने के कारण इसको जैव मरुस्थल के नाम से जो है जानते हैं। प्रदूषित के कारण जो है इसमें जीव जंतु जो है नहीं होते हैं। याद रखेंगे, यानी स्वर्णरेखा नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? छोटा नागपुर के पठार से। जमशेदपुर शहर जो है इसी नदी के तट पर बसा है और स्वर्णरेखा नदी के रेत से जो है सोने के कण यानी पार्टिकल से जो है पाए जाते हैं। अत्यधिक प्रदूषित होने के कारण जो है इसको जैव मरुस्थल के नाम से जानते हैं। प्रदूषित होने के कारण दोस्तों इसमें जीव जंतु वगैरह जो है नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए इसको जैव मरुस्थल जो है कहा जाता है। अब देखते हैं दोस्तों ब्राह्मणी नदी। दोस्तों ब्राह्मणी नदी का उद्गम जो है छोटा नागपुर के पठार से जो है होता है। याद रखें दोस्तों ब्राह्मणी नदी जो है छोटा नागपुर के पठार से जो है निकलती है। अब देखते हैं दोस्तों महानदी उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? सिहावा पहाड़ी से होता है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ती है। सिहावा पहाड़ी, यहाँ से जो है महानदी का जो है उद्गम होता है। लंबाई कितनी है दोस्तों महानदी की? 850 किलोमीटर की लंबाई है महानदी की। उड़ीसा का शोक कहा जाता है क्योंकि यह उड़ीसा में जो है भयंकर बाढ़ लेकर आती है, इसीलिए जो इस नदी को जो है उड़ीसा का जो है शोक कहा जाता है महानदी को। उड़ीसा के तट पर जो है डेल्टा का निर्माण करती है और उड़ीसा में जो है हीराकुंड बांध बंधा है। याद रखेंगे दोस्तों, यानी हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर बना है? तो महानदी पर जो है बना है हीराकुंड बांध। याद रखेंगे, उद्गम सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से इसका उद्गम होता है। लंबाई 850 किलोमीटर की। उड़ीसा का शोक कहा जाता है और उड़ीसा के तट पर जो है डेल्टा का निर्माण करती है। उड़ीसा में हीराकुंड बांध जो है इसी नदी पर जो है बना है। अब आती है दोस्तों गोदावरी नदी उद्गम कहाँ से होता है? त्र्यंबक गांव नासिक महाराष्ट्र से जो है इसका उद्गम जो है होता है। लंबाई कितनी है दोस्तों? 1465 किलोमीटर की लंबाई है गोदावरी की। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश
आंध्र प्रदेश में बहते हुए जो है आंध्र प्रदेश में डेल्टा बनाती है, याद रखें दोस्तों। यानी महाराष्ट्र से निकल कर तेलंगाना जाती है और तेलंगाना से आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के तट पर जो है डेल्टा बनाती है गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी और लंबी नदी है, याद रखें दोस्तों। यानी दक्षिण भारत की, यानी जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी जो है सबसे बड़ी एवं सबसे लंबी नदी है, यानी लंबाई में भी सबसे बड़ी नदी है और जल के क्षेत्र में भी जो है सबसे बड़ी नदी है दक्षिण भारत की गोदावरी नदी। उपनाम क्या है दोस्तों? इसके उपनाम है वृद्ध या बूढ़ी गंगा। दक्षिण भारत की गंगा भी जो है कहा जाता है। सहायक नदियाँ दोस्तों, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? पेन गंगा, बेन गंगा, वर्धा, इंद्रावती, शबरी, मंजीरा, प्राणहिता और प्रवरा नदी। तो ये इसकी जो है सहायक नदियाँ, याद रखें दोस्तों। उद्गम कहाँ से होता है? त्र्यंबक गांव, नासिक, महाराष्ट्र से जो है इसका उद्गम होता है। लंबाई है 1465 किलोमीटर। विस्तार है दोस्तों इसका कौन कौन से राज्यों में बहती है? यानी महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है। महाराष्ट्र के बाद जाती है दोस्तों तेलंगाना, तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश के तट पर जो है अपना डेल्टा जो है बनाती है। दक्षिण भारत की दोस्तों सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है, जिसकी लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। उपनाम दोस्तों, इसके उपनाम है वृद्ध या बूढ़ी गंगा, दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। सहायक नदियाँ हैं दोस्तों इसकी पेन गंगा, बेन गंगा, वर्धा, इंद्रावती, शबरी, मंजीरा, प्राणहिता और प्रवरा नदी, याद रखेंगे। आप देखते हैं दोस्तों कृष्णा नदी, कृष्णा नदी देख लेते हैं आप। कृष्णा नदी दोस्तों, कृष्णा नदी का उद्गम होता है महाबलेश्वर चोटी, महाराष्ट्र से जो है कृष्णा नदी का उद्गम होता है। लंबाई कितनी है दोस्तों? 1400 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। इसका विस्तार दोस्तों महाराष्ट्र से निकलती है, कर्नाटक जाती है, कर्नाटक से तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश में जाकर जो है डेल्टा बनाती है, याद रखेंगे। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर चोटी महाराष्ट्र से होता है। लंबाई है 1400 किलोमीटर। महाराष्ट्र से कर्नाटक जाते हैं, कर्नाटक से तेलंगाना और तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के तट पर जो है डेल्टा का निर्माण जो है करती है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की जो है दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली है दोस्तों गोदावरी, जिसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर, और दूसरी है कृष्णा नदी, जिसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर। सहायक नदियाँ दोस्तों इसकी घाट प्रवाह, मालप्रवाह, भीमा, दूधगंगा, तुंगभद्रा, कोयना और मूसी। तो दोस्तों ये जो है इसकी सहायक नदियाँ, और मूसी नदी के तट पर जो है हैदराबाद शहर जो है बसा है, याद रखें दोस्तों। यानी मूसी नदी के तट पर बसा है हैदराबाद। अब देखते हैं दोस्तों पेन्नार नदी, पेन्नार नदी भी देख लेते हैं। पेन्नार नदी उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? उद्गम जो है नंदीदुर्ग पहाड़ी कर्नाटक से जो है इसका उद्गम होता है। पेन्नार नदी का कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में जो है प्रवाहित होती है दोस्तों। पेन्नार नदी जो है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में जो है प्रवाहित होती है। आंध्र प्रदेश का अनंतपुर शहर जो है इसी नदी के तट पर बसा है, याद रखें दोस्तों। आंध्र प्रदेश का अनंतपुर शहर जो है पेन्नार नदी के तट पर जो है बसा है। कृष्णा एवं कावेरी नदी के मध्य प्रवाहित होती है, याद रखें दोस्तों। यानी कृष्णा एवं कावेरी नदी के मध्य यानी बीच में जो है प्रवाहित होती है पेन्नार नदी। उद्गम नंदीदुर्ग पहाड़ी कर्नाटक से, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है। आंध्र प्रदेश का एक शहर पड़ता है अनंतपुर शहर, इसी नदी के तट पर बसा है। कृष्णा एवं कावेरी नदी के मध्य यानी बीच में जो है प्रवाहित जो है होती है। अब आती है दोस्तों कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी चोटी कर्नाटक से जो है कावेरी नदी का जो है उद्गम होता है। लंबाई है दोस्तों 800 किलोमीटर के, कर्नाटक और तमिलनाडु में जो है प्रवाहित होती है। इस पर जो है जल विवाद चल रहा है, याद रखेंगे दोस्तों। इस नदी पर जो है जल विवाद जो है चल रहा है, याद रखेंगे। कावेरी नदी का बेसिन दोस्तों, कावेरी नदी का जो है बेसिन जो है 3 राज्यों में है। ये 3 राज्य है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, याद रखेंगे दोस्तों। यानी कावेरी नदी का बेसिन जो है 3 राज्यों में, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य में जो है कावेरी नदी का बेसिन है, याद रखेंगे। सहायक नदियाँ दोस्तों, सहायक नदियाँ हैं दोस्तों इसकी हेमवती, शिमसा, काबिनी, भवानी, अर्कवती। तो इसकी सहायक नदियाँ कावेरी नदी की हेमवती, शिमसा, काबिनी, भवानी, अर्कवती। धार्मिक आधार पर जो है दक्षिण की गंगा जो है कहते हैं, याद रखें दोस्तों। दक्षिण की गंगा किसको कहते हैं? कावेरी नदी को कहते हैं। धार्मिक आधार पर एकमात्र दक्षिण भारत की नदी है जो वर्ष भर प्रवाहित होती है दोस्तों। दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है जो साल भर जो है प्रवाहित होती है, कावेरी नदी, याद रखेंगे। दक्षिणी पश्चिमी मानसून व उत्तरी पूर्वी मानसून दोनों से वर्षा होती है, इसी कारण जो है यह साल भर जो है प्रवाहित होती है, याद रखेंगे। यानी दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है जो कि साल भर प्रवाहित होती है। अब साल भर प्रवाहित क्यों होती है? क्योंकि इसका कारण है यानी उत्तरी पूर्वी मानसून
और दक्षिणी पश्चिमी मानसून दोनों से वर्षा का जो है जल इसको प्राप्त होता है, इसीलिए जो है यह साल भर जो है प्रभावित होती है। अब भारत की 5 सबसे लंबी नदियां देख लेते हैं, याद रखें दोस्तों। अब भारत की 5 सबसे लंबी नदियां कौन कौन सी, इसके बारे में जान लेते हैं। पहली है दोस्तों गंगा नदी, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर, भारत की सबसे लंबी नदी है। दूसरी है गोदावरी नदी, 1465 किलोमीटर की लंबाई इसकी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, याद रखें दोस्तों। दक्षिण भारत की सबसे लंबी है गोदावरी नदी। कृष्णा नदी 1400 किलोमीटर की लंबाई है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यमुना नदी 1376 किलोमीटर की लंबाई है, गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। नर्मदा नदी, जिसकी लंबाई है दोस्तों 1310 किलोमीटर। तो ये 5 भारत की सबसे लंबी नदियां हैं, जिनकी लंबाई जो है क्रमानुसार जो है दी गई है, यानी गंगा नदी 2525 किलोमीटर लंबी है, गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर लंबी है, और कृष्णा नदी जो है 1400 किलोमीटर की लंबाई है। यमुना नदी की 1376 किलोमीटर की लंबाई है। नर्मदा नदी की 1310 किलोमीटर की लंबाई है, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।